नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। सबसे पहले एक नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर इस वक्त पोल्यूशन की मार झेल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक जहरीली हवा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। वहीं उपचुनाव से पहले यूपी में बुर्के को लेकर बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर डिमांड की है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के की जांच ना हो। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हो गया है। डिटेल में पूरी खबर आपको बताऊंगी। ब्राजील में G20 समिट चल रहा है। इधर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। दुनिया भर के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर आज फिर हिंदू संगठन सड़क पर उतरने वाले हैं। कल महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग होनी है, जिससे पहले हर पार्टी की तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो के गुर्गों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में जमीन के विवाद में रिटायर्ड अधिकारी की बेटी ने दूसरे पक्ष के सामने फायरिंग की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई। दमदार जैन में सबसे पहले बात वोट जिहाद पर बीजेपी के समाजवादी पार्टी पर बड़े अटैक की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर अबू आजमी की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अबू आजमी मुफ्ती सलमान के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हेट स्पीच को लेकर मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले फहाद अहमद ने सज्जाद नोमानी से मुलाकात की थी, जो महाविकास अघाड़ी कैंडिडेट का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने लिखा, अगर बीजेपी का नारा एक रहेंगे सेफ रहेंगे कम्युनल है, तो फिर ये सेक्युलर कैसे हो सकता है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से इस मुलाकात पर जवाब भी मांगा है। वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नोमानी की बातों को सही बोलने के बाद और एमवीए के प्रत्याशी फहाद अहमद भास्कर उनके मिलने के बाद अब एक और मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा एमवीए कर रहा है। सोचिए, ये वही एमवीए है जिसमें उद्धव ठाकरे भी है। उद्धव ठाकरे जी, आप उद्धव भाईजान बन चुके हो और वोट बैंक की दुकान ऐसे चल रही है कि बाला साहब ठाकरे जी के सारे विचारों को आपने त्याग दिया। बोलिए कि आप वोट जिहाद के साथ हैं, आप गजवाए हिंद के साथ हैं, आप उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने मंदिर का विरोध किया, जो सीए के विरोधी है, जो 370 हटाए जाने के विरोधी है, जो घुसपैठियों को सिलेंडर बांटना चाहते हैं। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाले हैं तो आपने सज्जाद नोमानी वाले विषय पर तो कोई स्टैंड नहीं लिया। कम से कम आज स्टैंड लीजिए और बोलिए कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी से हम रिश्ता तोड़ते हैं, एमवीए से रिश्ता तोड़ते हैं। रेवांत रेड्डी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, आप चुप। ये संविधान के हिसाब से हो रहा है राहुल जी, ये संविधान की बात है। गजवाए हिंद, मुस्लिम आरक्षण, अब खुला खेल फारूकाबादी चल रहा है। झारखंड में भी इस प्रकार की अपील वोट जिहाद की। यहाँ पर भी सज्जाद नोमानी से लेकर 180 मुस्लिम तंजीम और मुफ्ती सलमान की ये जो बातें हैं, इसका समर्थन खुलेआम एमवीए कर रही है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद के नारे और फतवे ये एकदम सेकुलर है। अब जो बातें शहजाद पूनावाला की ओर से कही गई, आप कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो एक पार्टी से संबंधित बात और अपने पक्ष को सही अगले पक्ष को गलत कह सकते हैं। लेकिन ये बात तो सच है, जो अब तक हेट स्पीचेस आई हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में चर्चा क्या हो रही थी, क्या बातचीत हुई थी, वो जरा पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद इस पर और आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी। देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके पे केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्र में थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है जी, तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में
चौथी बार लड़ा इलेक्शन। अच्छा अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नॉन मुस्लिम 1 लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते और आपके साथ जिन्होंने किया ही तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ करा दूंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, लेकिन कासिम भाई मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। तशरीफ लाना हुआ देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था। इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिनेश, जो बातचीत हो रही है उससे एक अंदाज से तो समझ में आ रहा है कि ये मुलाकात क्यों अबू आजमी चाहते थे इतने दिनों से, और वो एक्चुअली में इन साहब से चाहते क्या है। लेकिन एक है तो सेफ है कम्युनल हो जाता है, बटेंगे तो कटेंगे कम्युनल हो जाता है, लेकिन हेट स्पीच देने वाले व्यक्ति से मुलाकात कम्युनल नहीं है। देखिए, चुनाव है, ऐसे में जो भी उम्मीदवार है वो हर हथकंडे अपनाते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। और सलमान अजहरी जो है, उनके चाहने वाले, उन्हें उनके जो फॉलोअर्स है बड़ी संख्या में शिवाजी नगर मानकुर्द विधानसभा सीट में रहते हैं। और यही वजह है कि इस मुलाकात के बहाने अबू आजमी जो है अप्रत्यक्ष रूप से उनसे मदद मांगने गए थे। साथ ही में जो उनके फॉलोअर्स है, उनके फॉलोअर्स तक भी ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी सलमान अजहरी को मानते हैं। ऐसे में जितने भी करीब 1,90,000 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है, वो सभी के सभी उनके पक्ष में मतदान कर इस तरह की सोच के साथ वो गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर इस मुलाकात के दौरान कहीं पर भी अपने खुले समर्थन का ऐलान अजहरी ने नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा है कि खुदा जो है उन्हें जीत अदा करे, क्योंकि उनके पास आए हैं तो स्वाभाविक है पॉजिटिव बातें करनी होती। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अगर आप जीत कर आते हैं अबू आजमी, तो आप ये वादा करिए कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, साथ ही में इसको लेकर कानून बनाने की पहल जो है वो आप करेंगे। तो एक बड़ी शर्त जो है, अगर समर्थन देना होगा तो एक बड़ी शर्त सलमान अजहरी की तरफ से अबू आजमी की तरफ से के सामने रखी गई है। वहीं अबू आजमी के टीम का कहना है कि ये इस मुलाकात को सियासत से जोड़ना उचित नहीं है। वो चूंकि एक बड़ा चुनाव उनके लिए इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा है, तो ऐसे में जैसे कि आमतौर पे कोई भी उम्मीदवार जो मतदान के ठीक पहले अपने धार्मिक स्थल जाते हैं, अपने धार्मिक गुरुओं से मिलते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके, उसी कड़ी में ये जो है सलमान अजहरी से उनकी मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम समाज की जो बड़ी मांग है कि बड़े धर्म गुरुओं का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, कानून बने, उसी चीज को उन्होंने दोहराया। तो ये दलील भले ही दे रहे हो अबू आजमी, लेकिन जरूर इस मुलाकात के जरिए अब किसी पॉलिटिशियन की मुलाकात अगर किसी बड़े धर्म गुरु से हो रही है तो इसका अर्थ पॉलिटिक्स से ही निकाला जाएगा। अब नोमानी जी जब खुले मंच से ये कह रहे हैं कि वोट कहां पर देना है और वोट हासिल करने के लिए क्या करना है, ऑटो में बैठ के निकलना होगा, एक एक घर तक पहुंचना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि सारे मुसलमानों का वोट किसी एक यानी कि महाविकास अघाड़ी को जाए, तो यही कोशिश तो अबू आजमी भी कर रहे हैं। अगर वो ये कर रहे हैं तो फिर सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते कि ये कोशिश हो रही है। सलमान साहब से मुलाकात भी इसी कोशिश का ही एक हिस्सा है, क्या गलत है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सियासत बिना अपने मतों की लालच के अबू आजमी गए नहीं होंगे। ज़रूर उन्हें पता है कि सलमान अजहरी से मुलाकात होती है और इसकी तस्वीरें अगर सामने आती है तो जो बड़ी संख्या में हज़ारों फॉलोअर्स है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि शिवाजी मानकुर्द नगर का जो इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर सलमान अजहरी के फॉलोअर्स है, जो सलमान अजहरी की तमाम तकरीरों को सुनते हैं, उनके एक एक इशारे को वो मानते हैं। ऐसे में इस मुलाकात के ज़रिए अबू आजमी का प्रयास यही है कि इन तमाम फॉलोअर्स को जो है अपने तरफ जो है कन्वर्ट किया जाए, इनका वोट जो है वो हासिल किया जाए। और यही प्रयास था अबू आजमी का। और ये साफ तौर पे कह भी रहे कि वहाँ पर 5
मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, अगर वोटों का बंटवारा होता है तो नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका सियासी मकसद साफ था, चुनाव के ठीक पहले यह मुलाकात करना। कहीं ना कहीं वो अपने इसी उम्मीद में कहते कि सलमान अजहरी की अगर ब्लेसिंग मिल जाती है और ये संदेश अगर उनके फॉलोअर्स तक पहुंचता तो चुनाव के दौरान उन्हें फायदा हो सकता है। अब चूंकि ये वीडियो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ऐसे में वो खुलकर तो ये बात को कबूल नहीं कर रहे हैं कि वो सियासी मकसद से कहते, लेकिन साफ है उनका पूरा प्रयास है कि सलमान अजहरी के फॉलोअर्स के जरिए जो है वो चुनाव में जीत सके और जो जिन नवाब मलिक से उन्हें सबसे कड़ी टक्कर मिल रही है उनको इस चुनाव में मात दे सके, और इसी कड़ी में यह मुलाकात भी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को पुलिस का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं के बुर्के या उनकी आईडी की जांच नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामपाल की तरफ से भेजे गए इस खत में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने आईडी चेक करने के बहाने महिला मुस्लिम वोटर्स के बुर्के को हटाकर उन्हें भयभीत किया। इससे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बिना वोट डाले ही मतदान केंद्रों से वापस लौट गईं। इस खत में चुनाव आयोग से मांग की गई है कि वो आदेश जारी करें कि पुलिस किसी वोटर का आईडी कार्ड जांच नहीं करेगी, क्योंकि आईडी जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास होता है, पुलिस के पास नहीं होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूं समाजवादी पार्टी का वो लेटर जिसे उनके यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को भेजा है। इसमें पॉइंट नंबर 1 में यही है कि चुनाव आयोग से मांग की गई है कि वो आदेश जारी करे कि कोई पुलिस वाला किसी वोटर के आईडी कार्ड की जांच नहीं करेगा। इस लेटर के पॉइंट नंबर 3 में यह कहा गया है कि मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस वालों को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने यह अधिकार मतदान अधिकारी को दिया है। इस चिट्ठी में आगे लोकसभा चुनाव का जिक्र है। इसमें दावा किया गया है कि पुलिस वालों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के की चेकिंग के बहाने उन्हें परेशान किया था। कई मुस्लिम महिलाएं बिना वोटिंग के वापस लौट आई। इस वजह से मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित हुआ था। इस लेटर में अखिलेश यादव की पार्टी ने और क्या मांग की है वो भी आपको बता दूं। इस खत में मांग की गई है कि चुनाव आयोग ने सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी, जिला अधिकारी और मतदान अधिकारी को आदेश दे कि मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी वोटर के आईडी की जांच न करे। इस खत में चुनाव आयोग के नियमों का विस्तार से जिक्र भी किया गया। इस चिट्ठी के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि संस्थाओं पर सवाल उठाना समाजवादी पार्टी का पुराना शगल है। चुनाव आयोग का जो भी दिशा निर्देश होगा वो सभी को मान्य होगा। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रिजेश पाठक ने आगे क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, परसों उपचुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी को मतदाता पहचान पत्र करने, मतलब जो पहचान पत्र को चेक करते हैं वो ना करने दिया जाए। देखिए, निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं हम सभी राजनीतिक दल उसका पालन करते हैं। समाजवादी पार्टी का ये पुराना सगल है संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना। जो भी नियम कानून के तहत होगा हम सबको मान्य है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, पहले तो हम दर्शकों के सामने नियम ही रख देते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। क्या आईडी पुलिस चेक नहीं कर सकती? अगर पुलिस को कोई संशय है तो क्या पुलिस ये जांच नहीं कर सकती कि वोट देने के लिए आया हुआ व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो आइडेंटिटी सही है या नहीं? मीनाक्षी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी जब से चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था तभी से लगातार चुनाव आयोग में जा रही है और शिकायतें कर रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग योगी सरकार इस चुनाव में कर रही है, जो अभी 9 सीट पे उपचुनाव होने हैं। तो इसी के तहत ये चिट्ठी भी लिखी गई है। अब समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो उन्होंने पूरा एक नियमावली का हवाला दिया है। उनका कहना है कि ये जो नियम है उसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव जब हो रहा हो तो पुलिस जांच नहीं कर सकती। जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जो उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए लोग हैं, वो ही जांच कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर आप समाजवादी पार्टी में मीनाक्षी बात करेंगे, उनका वो हवाला देते हैं रामपुर में जो
उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें समाजवादी पार्टी हार गई थी। उनका कहना है कि जो मुस्लिम मतदाता थे उनको घरों से नहीं निकलने दिया, पुलिस ने डराया धमकाया। तो अब ये जो 9 चुनाव है, इसमें आप देखिए कुंदरकी में 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। फिर सीसा मऊ है, मीरापुर है, जहाँ भी 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। तो समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है कि जो उनके अपने मतदाता हैं उनको घरों से नहीं निकलने देने की साजिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अब चुनाव आयोग को शिकायत की है, लेकिन हम भी ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे वोट पड़ता है, जहाँ पर बूथ होता है, वहाँ पर पुलिस नहीं जांच कर सकती। बाकी शायद पुलिस के पास अधिकार होगा कि वो जांच कर सके। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रचार का शोर थम चुका है। अब से 21 घंटे के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। किसका क्या दावा है? क्या चुनाव में वोट जिहाद होगा या इस बार हिंदू चुनाव को धर्म युद्ध की तरह लेगा? उद्धव सेना ने बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगाए? बीजेपी ने कितने सीटें जीतने का दावा किया? महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, तो झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होगा। यूपी के उपचुनाव को योगी का इम्तिहान और 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगले 21 घंटे सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत भारी हैं। क्या आखिरी 21 घंटों में कोई बाजी पलट जाएगी? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर दे दूं। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। महायुति पक्के तौर पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं है। हालांकि चुनाव जीतने पर सीएम कौन होगा, तावड़े ने इसका खुलासा नहीं किया। ये जरूर कहा कि सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव के नतीजों के बाद किया जाएगा। भाजपा महायुति सरकार पक्की बनाएगी। एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और लाडली बहना योजना में जब परतूर जालना गया था तो मैं एक बहन को पूछा कि आपको 1500 रुपये आते हैं तो क्या लगा आपको? बोले भैया मुझे मेरा आत्मसम्मान मिला। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं आप, अगर हम रीजन की बात करें, खासतौर पर कि विदर्भ हो या फिर मराठवाड़ा हो या पश्चिम महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी जो है कमजोर दिखाई दे रही थी, क्या स्थिति में सुधार हुआ है और चुनाव के बाद कहां तक आपको अनुमान है? काफी अच्छा परिणाम रहेगा और 170 से 175 तक सीटें भाजपा महायुति जीतेगी। जी, दूसरी एक बात कि मुख्यमंत्री पद की आपकी सवाल है, क्या मुख्यमंत्री आपने कहा है कि चुनाव के बाद तय होगा? नेतृत्व में आप एकनाथ शिंदे जी के लड़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। रही बात अजित पवार की पार्टी की और बीजेपी की, तो ये किन स्थितियों में बनेगा, किस फॉर्मूले पर बनेगा, कैसा मुख्यमंत्री बनेगा? मतलब फॉर्मूला यह तय हुआ है कि चुनाव भाजपा महायुति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नतीजों के बाद क्या स्थिति आती है उसके आधार पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी, अजीत दादा और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का ये मिलकर तय करेंगे। यानी कि परिस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उस समय इसका निर्णय होगा।